हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध। इसके पहले हमने आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था डिटेल में कि आयनिक बंध वास्तव में क्या होते हैं। वहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का परमानेंट से क्या होता था, ट्रांसफर होता था। अर्थात एक एटम से दूसरे एटम में अर्थात एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमानेंट चले जाता था, जिससे क्या होता था, एक परमाणु पे धनावेश आ जाता था इलेक्ट्रॉन की कमी कारण, और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाते थे तो उस पर ऋणावेश अर्थात निगेटिव चार्ज आ जाता था। तो जो सहसंयोजक बंध है जो अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें इससे थोड़ा अलग होने वाला है। इसको पहले जानते हैं क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से पता है कि सह का अर्थ होता है साथ और संयोजक मतलब जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी जो मॉलिक्यूल रहेगा अर्थात अणु, तो उसमें जो एटम है वो आपस में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट के अर्थात अंतिम कक्षा के, जिसको संयोजी कक्षा भी कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका साझा करेंगे, वो भी बराबर मात्रा में, अर्थात बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। और उसके बाद जो बंध बनेगा अर्थात बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलेंगे सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करें वो एक इसमें बराबर मात्रा में, तब उसे बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ H2। अब H2 अणु बना होगा तो ये क्या होगा, ये एक H और उसी प्रकार ये दूसरा H। एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता होगा और दूसरा हाइड्रोजन भी इसी प्रकार बीच में रखा होगा। इस प्रकार इनके बीच में जो बंध बना उसको हम बोल रहे हैं सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका कंडीशन ये है कि दोनों जो अपने परमाणु रहेंगे इस टाइप से, ये बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा तो उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार। और दूसरे केस में जैसे इधर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उधर का भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। इस प्रकार से बंध बनेगा। जैसे उस टाइप का केस होता है ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो इस तरीके से इनके बीच में ऐसा बंध बनता है जिसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब हम इसमें समझते हैं कि सहसंयोजक बंध जो होता है उसमें एक शब्द वाले आया अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा, वो किसको कहते हैं। तो संयोजी कक्षा अर्थात अंतिम कक्षा हम बोलेंगे कि अंतिम कक्षा को, मतलब जो आउटर ऑर्बिट होता है उसको। अब एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर हो गया नियान। जैसे लिथियम होता है पहले ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 होता है और इसका 10 होता है। अब इसमें हम अंतिम कक्षा कैसे देखेंगे, इसको हम ऑर्बिट अर्थात कक्षा के रूप में बदल देंगे। और ऑर्बिट मतलब होता है अंतिम कक्षा, या जिसको सेल भी कहते हैं, संयोजी सेल या संयोजी कक्षा। तो ये 2 1 ये हो गया 2 और 2, तो इसको हम बोल रहे हैं अंतिम, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, जिस ऑर्बिट अर्थात जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी को अंतिम कक्षा भी बोल रहे हैं और संयोजी कक्षा भी बोल रहे हैं। अर्थात ये जब परमाणु को हम ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो ये जो आउटर ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी अंतिम कक्षा को वैलेंस सेल या संयोजी कक्षा भी कहा जाता है या फिर आउटर ऑर्बिट कहा जाता है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके केस में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके में ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी कक्षा में, और जो इलेक्ट्रॉन है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो उम्मीद है संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया होगा। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा को आउटर ऑर्बिट या फिर वैलेंस सेल या संयोजी कक्षा भी कहा जाता है। तो हम इस यूनिट में अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा के नाम से भी जानेंगे, ये याद रखेंगे। 2 और 5 मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम में, इसमें 2 6 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और 7 तो ये 7, और इसमें करेंगे 2 और 8 तो ये 8 अंतिम इलेक्ट्रॉन में। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे मुख्य रूप से कि कोई भी बंध का निर्माण कब होता है, जो हमने लुईस कोसेल के नियम में एक समान रूप से पढ़ा है कि अंतिम कक्षा में सभी इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं ताकि ये शून्य समूह जैसा था, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन हो गया, इस जैसे बन सके। और कुछ परमाणु करते हैं हीलियम जैसे बनने का प्रयास करते हैं। जैसे हीलियम के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कुछ परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया जिसके पास 1 है तो वो हीलियम जैसे बनना चाहता है, मतलब जिसके ऑक्टेट पूरा नहीं होते, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होते, उसका डुप्लेट पूरा होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरा होंगे, ऐसा स्थिति बनेगा, जिसको हम और आगे अच्छा समझेंगे। अब ये तो था एस ब्लॉक का, ये पहला समूह है, दूसरा 13वां हो गया, 14वां, 15, 16, 17, 18वां। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बाकी बीच में 3 से 12 के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, 3 से 12 के लिए जैसे डी कक्षा होता है उसके लिए है 3 से 12 के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे आता है स्कैंडियम परमाणु क्रमांक होता है 21। अब इसके अंतिम कक्षा की स्थिति बनता है 3d1 और 4s2 बनता है। तो डी कक्षा मतलब जो डी ऑर्बिटल रहते हैं या फिर डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं, उनके केस में हम क्या करेंगे, ये जो डी में इलेक्ट्रॉन है उसको और ये जो एस में इलेक्ट्रॉन है इसको, इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे, तब हमको मिलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम जोड़ेंगे क्यों डी वाले में, क्योंकि ये माना जाता है कि डी में जो ये
डी ऑर्बिटल होता है वो, अर्थात ये कक्षा तीसरा वाला और ये जो चौथा वाला अर्थात अंतिम कक्षा जो होता है, इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पता चल जाती है हमको। तो डी के केस में जैसे में तीसरा वाला जो समूह होता है जिसका पहला सदस्य होता है स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21, तो इसका इस हिसाब से होगा 3। स्कैंडियम के बाद क्या आता है चौथा में टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम में यहाँ 3d2 और 4s2 हो जाएगा, तो 3d2 4s2, तो इसका हो जाएगा कितना 4। और डी की एक और खासियत है कि इनकी जो ऑक्सीकरण अंक है वो बदलते रहेगी, तो ऑक्सीकरण अंक हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। तो इसमें डी में कैसे करना है आपको ये समझ गए होंगे कि जो 3d वाला है या फिर नीचे हम 4d में आएंगे, उसमें मतलब जो डी वाला कक्षा मतलब अंदर वाला जो कक्षा जिसमें डी है ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन, और जो एस अर्थात अंतिम या आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है एस का, वो उन दोनों को हमेशा जोड़ना रहेगा। जैसे मैं मैग्नीज लिखूंगा तो मैग्नीज का 25 होता है, तो ये 3d5 4s2, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 7, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। बाकी का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। मुख्य रूप से हम 1, 2 और 13 से 18 इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया होगा कि कैसे निकालना है, और संयोजी कक्षा भी समझ लिया होगा, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ ये सब संयोजी कक्षा है अर्थात अंतिम कक्षा, या जिसको वैलेंस सेल कहते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब हम समझते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं। तो पहला है उसमें अध्रुवी सहसंयोजक बंध। अब अध्रुवी अर्थात इसको एक और नाम से जाना जा सकता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु मतलब जिसमें जो एटम है या परमाणु है वो एक समान होंगे, उनके बीच में जब बंध बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे समपरमाणविक अणु, या फिर उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हम इसके एक प्रकार से प्रकार पढ़ रहे हैं अलग अलग डिवाइड करके। इसमें होता क्या है कि दो एक समान जैसे परमाणु आपस में जुड़ गए और उनके बीच में यदि सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो, तब उसको हम बोलेंगे अध्रुवी सहसंयोजक बंध, या फिर उसी को बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अर्थात समपरमाणविक अणु। तो और इसकी खासियत क्या रहेगी, अब चूंकि दो परमाणु एक जैसे रहेंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बराबर होगी, क्योंकि अलग अलग जब रहेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अलग अलग होगी। तो चूंकि यहाँ इनके केस में सब एक बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा एक बराबर होगा, अर्थात परमाणु एक समान है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी एक प्रकार समान होगी। जैसे हाइड्रोजन H2 के केस में, H2 के केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, इस तरीके से इनके बीच में बंध बनेगा। अर्थात ये जो हाइड्रोजन है किसके जैसा बन गए, ये हाइड्रोजन बन गए हीलियम के जैसा। क्यों, क्योंकि एक इसके पास एक था और इसके पास एक था, तो इसको जब हमने साझा कर दिया तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका उसके हिस्से में भी आ गया, अर्थात दोनों का साझा हो गया। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने पास हीलियम जैसा स्थिति अर्थात दो इलेक्ट्रॉन जैसा स्थिति बनाने के लिए पार्टनरशिप कर लिया। तो इस तरीके से ये जो बंध बन रहा है उसको बोल रहे हैं सहसंयोजक बंध। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन जो होता है O2, इसका जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने लुईस स्ट्रक्चर अर्थात लुईस बिंदु संरचना परमाणु के लिए बताया हुआ है कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखाना इस बिंदु के रूप में क्या कहलाता है, लुईस संरचना। अब एक ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं यहाँ ऐसा बना देता हूँ, और उसी प्रकार दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 बिंदी। अब होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे, अर्थात एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से साझा कर लेगा। कैसे करेगा, देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये देखिए एक इस ऑक्सीजन का 2 और इधर के ऑक्सीजन का 2, ये 4 हो गया। बाकी को हम कहाँ लिख सकते हैं, ये 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो अब ये कैसा बन गए, ये देखिए 2 4 2 6 2 8, मतलब ये अपनी अंतिम कक्षा में इसके साझा के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया, और इसके ये भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये किसके जैसा बन गया, ये बन गया नियान जैसे वाला स्थिति। नियान के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था शून्य समूह जैसे। कहने का अर्थ है कि जो परमाणु होते हैं वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेंगे अंतिम कक्षा में और हीलियम जैसे बन जाएंगे अर्थात शून्य समूह, या जिसको 18वें समूह के तत्व बोलते हैं इनर्ट गैस वाला, या फिर नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान जैसी स्थिति प्राप्त करेंगे, अर्थात उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैसा। तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं अर्थात साझा करते हैं। इस तरीके से वो बना लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बीच में इलेक्ट्रॉन ये रखेंगे इस तरीके से, तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस पर दोनों का बराबर हक रहेगा। मतलब इसके पास 6 है तो इसको मिला के इसके पास भी 8 हो गया, और इधर का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जाएगा तो इसके पास 6 है तो इसको मिला के इसका भी 8 हो जाएगा, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तरीके तरफ काउंट होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को देखिए, ये पॉइंट को हमने जोड़ दिया और बाकी ये 2 और 2 4 2 और 2 4, ये संरचना बन गया ऑक्सीजन का O2 का। इसी तरीके से N2 का भी कर सकते हैं। N2 नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको इधर भी कर सकते हैं साइड में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसके पास तो 5 है, तो ये क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा, जिससे क्या होगा, इसके पास अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और उसी प्रकार इसके पास भी 5 है, तो ये भी इसके 3 से साझा करेगा, तो उस 3 पे क्या रहेगा, दोनों का हक रहेगा, जिससे दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। कैसे रहेंगे, ये देखिए, ये नाइट्रोजन, ये पहला इसको जोड़ दिया ऊपर वाले को, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब इनको हमने आपस में जोड़ दिया। और ये दो बिंदी जो कि लुईस का संरचना था डॉट स्ट्रक्चर, अब इसको दूसरे तरीके से दिखाएं तो इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ये देखिए 2 4 और 2 6, और ये बाकी नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इस नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पे ये 6 इलेक्ट्रॉन जो बीच के हैं, अर्थात इसके 3 और इसके 3, तो इस तरीके से बराबर मात्रा में साझा के बाद जो बंध बन रहा है उसको हम बोले रहे हैं सहसंयोजक बंध, और उसी के आधार पर ये बंध बन रहा है और ये मजबूत बंध बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि वो वास्तव में क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध के दूसरे कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं उसका दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जिसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम बोल सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले में हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला था, तो ये हो जाएगा हमारा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ एक ऐसा अणु या मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें 2 अलग अलग परमाणु है, इसलिए इसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल अर्थात विषम परमाणविक अणु कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि इसके पहले वाले में हमने पढ़ा कि उसमें नॉन पोलर हमने पढ़ा था, जिसमें होमो एटॉमिक, उसमें एक समान विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु होते थे और उनके बीच में बंध बनते थे, तब उसको बोलते थे सहसंयोजक बंध। यहाँ पे 2 अलग अलग परमाणु रहेगा जब किसी अणु में, तब उनके बीच जो सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब इसमें इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, दोनों इसकी विद्युत ऋणात्मकता से बहुत कम है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है। या फिर H2O, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास कितना होता है, अंतिम कक्षा में परमाणु क्रमांक 9 है तो 7 होगा, 2 4 5 6 और ये 7, मतलब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो इसका कितना अंतिम में होगा, 2 और 7, अर्थात ये 7 वाला, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, 2 4 5 6 और ये 7, ये हाइड्रोजन का मिला के 8, इसका स्टक पूरा हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है ये हीलियम जैसे बन जाएगा। कैसे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसको इसके हिस्से में काउंट करेंगे, तब मतलब इस तरीके से ये हाइड्रोजन हो गया और इधर हो गया फ्लोरीन यहाँ पे, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों के इधर आए, और बाकी जो इनके बाकी इलेक्ट्रॉन थे, जैसे फ्लोरीन के बाकी कितने, 2 4 2 6, ये बच गया, और हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं बचा क्योंकि वो इस बंध में चला गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में, तो इसको क्या फायदा होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके पास जो 7 रहता था, 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 8 हो गया, 2 4 2 6 और ये 2 8, और इसका 2 हो गया, मतलब ये डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया और ये 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या फिर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इसको हेट्रो एटॉमिक मतलब 2 अलग अलग एटम जिसकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अलग हो। EN का अर्थ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वाटर का, H2O। अब H2O के केस में क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 4 1 5 और 1 6, एक हाइड्रोजन का इधर, एक हाइड्रोजन का इधर, इस तरीके से। ये हम वास्तव में लुईस का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अणु के लिए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में भी पढ़ रहे हैं। इसको डिटेल में आगे सिखाने वाला हूँ और हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तो ऑक्सीजन का हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये भी हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए ऑक्सीजन ये इनसे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो इसको होगा क्या, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे। ऑक्सीजन का अब देखिए कितना, 2 और 2 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बचा है तो एक फिर यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन का फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से ये देखिए 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी काम आएगा, 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी काम आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 इस ऑक्सीजन का, इस तरीके से अष्टक पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अर्थात ये कैसे दिखने लगेगा, ये हमको ऐसा दिखने लगेगा इस रूप में। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बच गए, 2 और 2 4 बच गया, और बाकी इसमें बचा नहीं है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बचा है, बाकी यहाँ तो बन गया ये सहसंयोजक बंध, और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ये चूंकि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन था, इसी को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिसको कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में लोन पेयर। और लोन पेयर को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में LP लिख देते हैं, स्मॉल l और स्मॉल p, लोन पेयर।
ठीक है। बॉन्ड पेयर किसको बोल रहे हैं? एक बॉन्ड पेयर भी होता है, बंध है, जिसको हम और आगे भी पढ़ेंगे। बॉन्ड पेयर मतलब ये बॉन्ड पेयर है, ये बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, और जो बच रहे हैं उसको लोन पेयर बोल रहे हैं, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसमें लोन पेयर कितने हैं? 2, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि बोलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल है 4। लोन पेयर मतलब एक एक जोड़ा हो गया, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ जो बच्चे हैं उनको काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर। लोन पेयर मतलब हम जोड़ा को ले रहे हैं। अब इसका एग्जांपल इसी को ले सकते हैं। इसमें लोन पेयर कितने हैं? ये देखिए, 1 और ये 2, टोटल 2 लोन पेयर हैं। किसके केस में? H2O के केस में। H2O के केस में 2 लोन पेयर, क्योंकि ये 2 बच गए, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, बाकी बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। ठीक, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बंध बनाने में भाग न ले। अभी हम चीज़ें, ये प्रकार नहीं है इसका, इस तरह से संयोजक बंध के हम कुछ शब्दावली आने वाले हैं बीच बीच में, उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विस्तार से। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ NH3 अमोनिया। अमोनिया के केस में भी लोन पेयर बनता है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया ये, तो और हाइड्रोजन कितना? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देता हूँ, 3। NH3 अमोनिया को बोलते हैं। अब इसके पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 2। तो ये इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से इसका, और एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन से इसका, अर्थात ये 3 दिशा से जुड़ जाएगा, और बाकी बच गया कितना? ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ये। तो इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा? अमोनिया में लोन पेयर 1 हो जाएगा, 1 लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा बचा है। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि पूछता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो अब हम उनकी संख्या को बोल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि एक यहाँ पे हम इसको कैसे कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगेगा बाद में, ये ऐसा, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प संयोजी, जिसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अल्प संयोजी हम उन यौगिकों को बोलेंगे या जिनमें जो कोई परमाणु रहेगा, जिसको हम केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। केंद्रीय मतलब जो O परमाणु जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बीच में रहेगा, मतलब उसी के आधार पर दूसरे का स्ट्रक्चर तय होगा। तो उस जब बंध बन जाएगा तो उस परमाणु के पास 8 से जब कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम उसको बोलेंगे अल्प संयोजी यौगिक या हाइपोवैलेंट कंपाउंड। जैसे किसी यौगिक की केंद्रीय परमाणु जिसके पास साझा करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जैसे इसमें बोरान है, इसमें बेरिलियम है, मतलब इसके आधार पे बाकी ये चीज़ें तय हो रही हैं। ऐसा है। देखिए बोरान के केस में क्या होगा? बोरान के केस में ये क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो बोरान के लिए हम कैसे लिखेंगे? 2 और 3, और यही 3 भाग लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, और ये फ्लोरीन के फैमिली का है, और इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 2 6 और ये एक साथ, 2 4 2 6 और ये एक साथ, 2 4 2 6 और ये एक साथ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इससे जोड़ रहा हूँ, 2 हुआ, इसको इससे जोड़ रहा हूँ 4, इसको इससे जोड़ रहा हूँ 6 हो गया। यही मतलब बोरान के पास कितना? या तो 2 होना चाहिए थे 8, लेकिन इसके पास इसका खुद का 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों से साझा कर रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इनके तो अष्टक हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन तीनों के। कैसे? 2 4 2 6 और ये 2 मिला दूंगा तो 8, 2 4 2 6 और 7 और ये 8। लेकिन इसका क्या हो गया? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको इस प्रकार के यौगिकों को बोल रहे हैं अल्प संयोजी यौगिक। अर्थात ये लुईस का जो अष्टक नियम रहेगा उसका पालन नहीं करेगा। तो हम लुईस का अष्टक नियम जब पढ़ेंगे और डिटेल पे स्ट्रक्चर बनाना किसी यौगिक का, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ परमाणु का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है लुईस कोसेल के नियम में, तो हम इसको अपवाद के जरिए वहाँ पे और डील करेंगे। तो इसको फिलहाल इतना समझें। बाकी बेरिलियम का भी निकाल सकते हैं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएगा और दोनों तरफ क्लोरीन से जुड़ेगा। टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अर्थात 4 का कमी हो गया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल। अब लास्ट है अति संयोजी यौगिक। अति संयोजी मतलब जिसके जो केंद्रीय परमाणु रहेगा अर्थात सेंट्रल एटम रहेगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन जब हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग अति संयोजी यौगिक। कैसे? जैसे ये ऐसा स्थिति बनेगा शून्य समूह में, क्योंकि शून्य समूह में हीलियम को छोड़कर बाकी जो यौगिक बाकी जो परमाणु हैं उनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी के यौगिक अभी तक बनाए नहीं गए हैं, जेनान को छोड़कर, और रेडान के भी कुछ कुछ यौगिक अभी तक बनाए गए हैं। तो जेनान का यौगिक है जैसे जेनान फ्लोराइड या डाईफ्लोराइड बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जेनान के पास टोटल रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शून्य समूह का सदस्य है। तो 2 4 2 6 और ये 2 8। अब फ्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7। तो एक यहाँ पे 2 2 4 2 6 और एक 7। इधर एक फ्लोरीन आएगा, इसके पास एक यहाँ, और 2 2 4 2 6 और इसको मिला के 7। फ्लोरीन यहाँ 1 और 3 हो गया, 2 5 हो गया और 2 7 हो गया। अब देखिए जेनान के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन फ्लोरीन के पास एक एक ये है, मतलब सभी तरफ से एक एक बंध से जुड़ेगा। ये एक, ये एक,
और ये 1। तो फ्लोरीन का तो 2 4 2 6 2 8 हो गया इनकी वजह से। ये फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। अब इसके पास कितना हो गया, जिनान के पास देखिए 2 4 2 6 2 8 पहले से था, अब ये 9 और इस फ्लोरीन का 10 और इस फ्लोरीन का 11, अर्थात जेनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 11, और जिसको होना कितना था 8 इलेक्ट्रॉन होना था। तो ये क्या है, इसकी 8 से अधिक हो गई, अर्थात ये क्या कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यौगिक बना रहे हैं। तो ये भी अपवाद है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं अतिसंयोजी यौगिक। अतिसंयोजी मतलब इसका 8 से अधिक हो गया, और इसमें क्या हो गया, इनका 8 से कम हो गया, अर्थात ना तो ये हीलियम जैसे बना 2 वाला, और ना ही फिर नियान आर्गन क्रिप्टॉन जैसे बना जिसमें 8 होते हैं। ये उनके बीच में आ गया है, उससे अधिक आ गया, इसमें 6 और इसमें 11 वाली स्थिति बन गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने अच्छे समझ ली होंगी, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस का डार्ट स्ट्रक्चर, किसके लिए, अणुओं के लिए, क्योंकि इसके पहले हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। अब अणुओं के लिए हम लुईस का डार्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, और साथ में फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे, अर्थात जब किसी अणु का निर्माण होगा तो उसमें जो परमाणु रहेंगे तो उनमें कितना कितना किस पे धन आवेश या किस पे ऋण आवेश आएगा, उसको फार्मल चार्ज कहते हैं, उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। इसको नोट करेंगे।